हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज हम डिकोड करेंगे 2025 नीट के क्वेश्चंस को, जिसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। उनको मैं आपके कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आज हम, और साथ साथ में इसके फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्वीट पोटैटो है और पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ एवोल्यूशन, तो आपको उसका जो कॉम्बिनेशन है वो उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसका आंसर है एनालॉजी और कन्वर्जेंट है। तो होता क्या है इसके अंदर, जो पोटैटो है वो क्या है, एक स्टेम ट्यूबर है, जो क्या है एक मॉडिफिकेशन है किसकी, स्टेम की। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगेन कि स्टेम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, आपको पता होना चाहिए स्टेम है। और जबकि स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट ट्यूबर है, जो मॉडिफिकेशन किसकी है, रूट की। ये भी आपको पता होना चाहिए। इन दोनों काम क्या है, इन दोनों काम है स्टोरेज करना, किसका, फूड का स्टोरेज करना। लेकिन जो ओरिजिन है दोनों की वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब फंक्शन सिमिलर होते हैं और ओरिजिन जब अलग अलग होती हैं उसको एनालॉगी बोला जाता है। पर जब यह समान एडेप्टेशन अलग अलग ओरिजिन से डेवलप होता है तो उसको आप कन्वर्जेंट बोलोगे। इसीलिए आप ये याद रखोगे कि जो पोटैटो और स्वीट ट्यूबर है वो एनालॉगी के साथ साथ कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, ए और बी। तो पहली स्टेटमेंट में ये पूछा गया है हाल में ही कि जो सेल है टैप्टम के, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है और जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। दूसरे में क्या पूछा गया रीजन में, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन अ टैप्टम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, ए आएगा कि ए और आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हुआ कैसे ये, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ए है उसमें टैप्टम सेल दे रखे हैं। आपको याद रखना है कि जो टैप्टम सेल होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। वो उसके साथ साथ वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसका मतलब ये जो जो उन्होंने एसेसिरेशन दे रखा है दैट इज करेक्ट। उसके बाद अगर हम रीजन की बात करें, जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतनी ज़्यादा नरिशमेंट होगी किसको, एमएमसी को, मतलब माइक्रोस्कोर मदर सेल्स को। तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या है, बोथ ए एंड जो बोथ आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बताना है कितनी मायोटिक डिवीजन चल रही हैं और कितनी माइटोटिक डिवीजन चल रही है जब डेवलपमेंट होती है किसी भी मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट की। कहाँ से, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। तो वो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है जो है सी है, वन मियोसिस चल रही है और तीन माइटोसिस। कैसे, आपको ये याद रखना है कि मेगास्पोर मदर सेल जिसको आप एमएमसी बोलते हैं उसके अंदर एक ही मियोसिस चलती है। पहले आप ये याद रखोगे, एक मियोसिस, ठीक है। तो वो क्या बनाता है, जब एक मियोसिस बनती है तो क्या बनाएगा, चार हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगा, जिनमें से चार में से एक ही फंक्शनल है, बाकी सारे के सारे तीन जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। जबकि फंक्शनल मेगास्पोर के पास वो कितनी सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन बना रहा है, तीन बना रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। और जब वो तीन मियोटिक डिवीजन बना रहा है तो क्या बनाएगा, आठ न्यूक्लियाई बनाएगा और अरेंज इनटू सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, जिसको आप मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एक मियोसिस हुई है और तीन माइटोसिस हुई है। तो राइट आंसर इज सी, वन मियोसिस और तीन माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप एग्जाम्पल बताइए कि जो जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है। तो जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है पी, जो मटर है वो उसका एग्जाम्पल है। तो पहले आपको पता होना चाहिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है, वो फूल जिनको केवल एक ही प्लेन से आप दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, मतलब बाइलेटरल सिमिट्री दिखाता है। मतलब अगर आपको दिख रहा होगा या तो आप ऐसे इसको कट करोगे बिल्कुल बीच में से, या फिर ऐसे प्लेन में, तो उससे वो बिल्कुल जो है डिवाइड होगा बराबर हिस्सों में। तो अब अगर हम ऑप्शन की बात दे रहे हैं तो पिटूनिया जो है वो रेडियल है। रेडियल का मतलब कहता है उस फ्लावर को कहीं से भी काट दो बराबर हिस्से में कट जाएगा। और जो ये है धतूरा, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है। जो चिली है ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है। जबकि जो मटर है पाइसम, ये जाइगोमॉर्फिक है। और इसका जो कोरोला है, पेप्लिनोसियस कोरोला है, स्टैंडर्ड विंग और कील है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे पूछा गया है कि आफ्टर मैचुरेशन जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है उनके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं और इंट्रैक्शन विद एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट। तो आपको पांच ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। तो सी, डी और ई इज द करेक्ट आंसर। कैसे,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अगर आपको पूछा गया कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है कौन से, तो आपको याद रखना है कि जो लिम्फ जहाँ पर लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं आप ऐसे भी याद रख दो। BPT बैचलर इन फिजियोथेरेपी मतलब बोन मैरो, और थाइमस कौन सा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो बोन मैरो क्या है, जहाँ पे बी सेल्स मैच्योर होते हैं, बी सेल्स क्या करेंगे आपकी एंटीबॉडीज बनाएंगे। और थाइमस क्या है, वो टी सेल मैच्योर करता है, जो क्या करता है एंटीजन को ढूंढता है। ठीक है। अगर हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें, यहाँ पे जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो इंटरेक्ट करती है एंटीजन, मतलब आपको याद रखना है लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर हो रही है, प्राइमरी में, और वो इंटरेक्शन कहाँ एंटीजन के साथ कहाँ करती हैं, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में कौन कौन से हैं, स्प्लीन जिसका इमरजेंसी पाउच ऑफ ब्लड बोला जाता है, लिम्फ नोड और पियर पैचेस। तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है स्प्लीन, लिम्फोइड नोड्स और पियर पैचेस। एक चीज़ जो याद रखोगे, जब भी कोई लिम्फोसाइट्स इंट्रैक्शन करती है किसी एंटीजन के साथ, तो वो जो है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटमेंट दी गई है कि जो फिग जो आपका फ्रूट है वो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है। फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट इज इनक्लोज्ड fig wasp in it. Statement 2, fig wasp and the fig tree exhibit a mutual and relationship as a fig wasp completely its life cycle in the fig fruit and fig fruit get pollinated by the जो fig वास्प। तो इसका आंसर बैठता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो फिग है वो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब डिकोड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिग है वो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट बिल्कुल भी नहीं है। वो कैसा फ्रूट है, साइनोकस जो है टाइप का फ्रूट है। तो इसको वैज्ञानिक दृष्टि में आप नॉन वेजिटेरियन फ्रूट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। दूसरा आप एग्जाम्पल याद रखोगे कि ये इट इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ म्यूटलिज्म, मतलब इनमें दोनों को ही फायदा हो रहा है। फिग ट्री को पॉलिनेशन मिल रहा है और जो फिग वास्प है उसको शेल्टर प्लस रिप्रोडक्शन साइट मिल रही है। और एक चीज़ और, जो नॉन वेजिटेरियन क्यों बोला गया है इसको, तो आपको ध्यान रखना है कई बार क्या होता है कि जो फिग फ्रूट होता है उसमें जो वास्प की डेड बॉडी पड़ी होती है during inside due to the pollination process. The fruit itself is not the classified as a non-vegetarian. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नॉन वेज फूड बोल दिया गया है। The fig is also still a plant product. It is occasionally insect presence does not make its non-vegetarian by scientific और dietary standards. तो ये बिल्कुल भी मतलब उसके अंदर जो उसकी डेड बॉडी है वास्प की, उसकी वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि ये नॉन वेजिटेरियन फूड है। ये इट इज़ नॉट करेक्ट एज अ साइंटिफिक और एज अ डाइटरी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन फंक्शन बताइए स्पिंडल फाइबर्स का ड्यूरिंग माइटोसिस। तो आप बोलोगे कि इसका एक ही काम होता है कि ये क्रोमोसोम्स को बिल्कुल सेपरेट करता है। ऐसा इसलिए कि जो माइटोसिस चलती है, माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जिसको आप माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हो क्रोमोसोम के, तो सेंट्रोमियर्स से अटैच होते हैं, उन्हें वो खींचकर अपोजिट पोल की तरफ ले जाता है। मतलब क्रोमोसोम अगर यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे लाइन में, ये इस पोल पे चले जाएंगे हाफ, और जो हाफ हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। उनका मुख्य कार्यान्वयन क्या है, इनका जो क्रोमोसोम सेपरेशन है एनाफेज के टाइम पे, ये जो है ये क्रोमोसोम को बिल्कुल अलग करते हैं ताकि दो डॉटर सेल्स इक्वली जेनेटिक मटेरियल ला सके। एक चीज़ और, अगर आप ये भी आप याद रखोगे पीमेट, सबसे पहला कौन सा फेस आता है, प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनाफेस और चौथा है टीलोफेस। तो आपको ये याद रखना है। और स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या है, इसको सेल की पुलिंग रॉप्स भी बोलते हैं, जो क्रोमोसोम को बराबर खींचकर इक्वल पार्ट्स में बांटता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताइए कौन सा फीचर बताइए जिम्नोस्पर्म का। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है, जिम्नो मतलब नेक्ड और सीड मतलब स्पर्म मतलब सीड। ठीक है। तो ये किस किस में पाए जाते हैं, कौन से हैं, मेनली पाइनस और साइकस हैं। ये इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। इनमें जो बीज हैं, सीड्स हैं, फलों के अंदर नहीं होते, ये बिल्कुल फ्रीली बाहर होते हैं, नेकड होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। एक चीज़ और, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर भी नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से आपको फंक्शन बताना है किसका, एड्रेनल मेडुलरी जो हार्मोन्स है उसका आपको फंक्शन बताना है। तो उसका आंसर है बी, सी और डी इज़ द राइट आंसर।
ऐसा इसलिए इसको डिकोड करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, पहला प्यूपिली कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसका मतलब ये रॉन्ग है। एडेलिन प्यूपिली डायलेशन करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, मतलब प्यूपिल्स को वो सिकुड़ता नहीं, वो उसको डायलेट करता है। डायलेट मतलब फैलाता है उसको। और ये कब होता है, जब भी हमारी लड़ाई पड़ती है या फ्लाइट है तो आंखें हमारी कैसी हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन, ये एड्रेनलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन किस में ब्रेक हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो इट इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। पीलो इरेक्शन, पीलो में क्या होता है, जो स्किन पे बाल खड़े हो जाते हैं, जिसको गूज बम्प्स बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है। बिल्कुल सही है ये बात बोल रहा है। ये कब होता है, जब स्ट्रेस हार्मोन हो, ठीक है। इट इज़ अ राइट आंसर। स्ट्रेंथ टू द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, बिल्कुल हो जाती है। जब आपका हार्ट ज़्यादा बीट करेगा तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगी। एडेलिन हृदय की हीट बीट को फोर्स और रेट दोनों को बढ़ाने में हेल्प करता है। इस वजह से सारे ही करेक्ट हैं। तो बी, सी और डी इज द राइट आंसर, जबकि एक गलत है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं डायलेशन आता, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद हम इंसुलिन जो है उसको ओरली क्यों नहीं ले सकते पेशेंट को, हम इंजेक्शन के तौर पे क्यों लेते हैं, ओरली मतलब मुंह से क्यों नहीं ले सकते। तो आप ये बोलोगे कि भैया इसको तो डाइजेस्ट कर सकता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऐसा इसलिए आपको याद रखना है कि जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीन हार्मोन है। किससे बना है, पॉलीपेप्टाइड से, मतलब बहुत सारे, याद रखना, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स। बेसिक यूनिट कौन सी है, अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड, बहुत लंबी चेन्स बन जाती हैं। तो अगर इसको हम ओरली खाएंगे, गोलियों के तौर पे खाएंगे, तो जीआई ट्रैक क्या करेगा, उसके ऊपर अपने एंजाइम फेंक देगा, जैसे कि पैप्सिन है, ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, और वो उस इंसुलिन को डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए जो इंसुलिन है ओरली इनफेक्टिव है, जबकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मतलब जब स्किन के थ्रू इसको इंजेक्शन के तौर पे देंगे तो सीधा ब्लड में जाएगा और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मैनेज कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, वो आपको एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसमें एग्जाम्पल पूछे गए हैं एंड बी इज़ द राइट आंसर। डिकोड कर लेते हैं कैसे। जो पेट्रीडोफाइटा है वो इसका एग्जाम्पल है सेल्विनिया, जो पानी में पाई जाने वाली एक फर्न है जैसा है टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटम में पॉलीट्राइकम जो मोजैस है। एंजियोस्पर्म में सेल्विया जो एक फ्लावरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म आपको पता है गिंको, जो एक लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि जो जेनेटिक कोड हैं, जैसे कि आप पढ़ते हुए AUG, मतलब ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं, GUG ऐसे, ठीक है। तो जेनेटिक कोड जो है जो अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं वो किसने, जो 3 होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, वो किसने किया है, तो वो किसने किया है, जो प्रपोज किया है जॉर्ज गैमियो को, उन्होंने वो उसको डिस्कवर किया है। तो डिकोड करते हैं। जेनेटिक कोड में ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, जैसे कि AUG, GUG, ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं, 64, ठीक है। का सिद्धांत क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड और एक, ये जो न्यूक्लियोटाइड है कितने अमाइनो एसिड बनाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड एक ही अमाइनो एसिड बनाएगी, ठीक है। चाहे वो बेशक एक जैसे हों बट एक ही बनाएगी, जॉर्ज कैमियो। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया क्रिक और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा ये। तो आपको ट्रिक याद करनी है, गैमियो, G स्टैंड फॉर गैमियो और G स्टैंड फॉर जेनेटिक कोड थ्योरी, और ये आइडिया जो है ट्रिपलेट इन फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मैच करने विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर द इवल क्वाड्रेट, द एक्सू कॉन्जर्वेशन, लैंटिना कैमेरा, डूडो। पहले तो आपने यही याद रखना है कि जो डूडो है ये एक्सटिंक्ट हो गया है। तो जो डी है उसका, एक सेकेंड, डूडो डी का 4, आपको एक, अगर आपको एक या 2 पता है तो आप निकाल सकते हो। लैंटिना कैमेरा एक वीड है जो कि इसका, तो सी का 2 है आंसर, और द एक्सूटिव कंजर्वेशन का बी का है फर्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन, और जो बचा है ये उसका आंसर है। तो राइट आंसर है इसका 2, A, B, C और D। तो आपको ये भी याद रखना है कि इवल क्वाड्रेट के कारण बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। एक्सूटिव कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन है जिसके अंदर -190 डिग्री सेल्सियस पर
जो माइनस में होता है ये, ठीक है, उसके ऊपर हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं, कोई भी प्लांट, गैमीट, एग वेग, सबको हम इस पे वो कर सकते हैं। और ये भी याद रखोगे किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन की, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्रायो प्रिजर्वेशन। लेंटिना कैमेरा ये एलियन वीड है जो बाहर से आई है, और ये जितनी भी फसलें हैं उन सबको ये लॉस करती है उसमें। और डूडू क्या है, एक एक्सटिंक्ट बर्ड है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। तो उसका है ADH इज द राइट आंसर। तो आप इसको डिकोड करते हैं अभी। एक याद रखना कि LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH हार्मोन, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब एडिनो हाइपोसिस में से सिंथेसाइज होते हैं, ये आप याद रखोगे पहला। उसके बाद ADH जो होता है, जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वेजोप्रेसरिन और ऑक्सीटॉक्सिन, इनका जो सिंथेसिस होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है के सुप्रा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में होता है। लेकिन ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब न्यूरो हाइपोसिस से रिलीज होते हैं, आप ये भी याद रखोगे। और ADH और ऑक्सीटॉक्सिन हाइपोथैलेमस बनाता है, पिट्यूटरी सिर्फ स्टोर रूम करता है उसको, और एक डिलीवर बॉय का काम करता है। इस तरह से इसको याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम बताना है इकोनोडर्म का, उसके कौन कौन से फीचर हैं। तो पहला है एक्सक्रीशन करता है वो, उससे लोकोमोशन करता है, कैप्चर द प्रे एंड ट्रांसपोर्ट द फूड, ठीक है। तो कौन कौन से फीचर हैं वाटर वेस्कुलर के इकोनोडर्म में, जैसे स्टारफिश के, तो उसमें वाटर सिस्टम होता है ये ऐसा कुछ, यहाँ से ऐसे जाते हैं, उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प, रेस्पिरेशन में हेल्प, कैप्चर द फूड एंड ट्रांसपोर्ट, और माइन रोल इन अ एक्सक्रीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इट इज नॉन स्पेसिफिक ऑफ डिफेंस इन दिस इन द ह्यूमन बॉडी। तो इनेट है, मतलब ये बाय बर्थ हमारे अंदर आती है, और नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि इसके लिए कोई भी डिजीज ऐसा नहीं कि स्पेसिफाई है, ये सबके साथ फाइट करती है, तो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इनेट। इनेट मतलब इम्यूनिटी का मतलब है जो जन्म से मौजूद हो, प्रेजेंट इन एट अ बर्थ। जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस हो, जैसे कि स्किन है, म्यूकस है, फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइट्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। उसके बाद एक्वायर्ड जो हम खुद से डेवलप करते हैं जब पैदा होने के बाद, तो जीवन के बाद जो डेवलप होती है ये हाईली स्पेसिफिक है, मतलब ये इसका ऐसा ऐसा क्लियर होता है कि जो इस चीज़ जो बैक्टीरिया है उसी को स्पेसिफाई बैक्टीरिया को ही किल करेगी, और मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है जो एंटीबॉडी बनाती है। और उसके बाद सेल मेडिएटेड एंड म्यूरल इम्यूनिटी, ये दोनों जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही पार्ट हैं। तो राइट आंसर इज 2, इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन ब्रायोफाइटा द गैमा हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपको याद रखना है कि गैमा होता कैसा है, ये कुछ ऐसे कुछ डॉट से लगे होते हैं कुछ, ये जहाँ पे भी गिरेंगे धरती पे तो वहाँ से एक नया प्लांट को ग्रो कर देंगे। तो गैमा क्या है, एक तरह का ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। गैमा है क्या, एक स्मॉल मल्टीसेलुलर ग्रीन कप शेप स्ट्रक्चर जो किसमें पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। एग्जाम्पल है मार्चेंटिया, ये आपको पता होना चाहिए। बट जब ये टूट के पेरेंट से नीचे गिरता है तो जर्मिनेट होता है किसमें, नए इंडिविजुअल में। तो ये क्या है, इट इज अ वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन फ्रोक रीनल पोर्टल जो सिस्टम है इन स्पेशल वीनस कनेक्टेड टू विच कनेक्शन दैट एक्ट लिंक टू किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब होता कैसे है, जो फ्रॉग है और या फिर कुछ और लोअर वर्टिब्रेट, उनके अंदर रीनल पोर्टल होता है, मतलब हाइंड पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट्स में आने वाला वेनस ब्लड में किडनी में जाकर फिल्टर होता है, फिर हार्ट तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि किडनी का लोअर पार्ट से डायरेक्टली वेनस ब्लड सप्लाई देता है। तो रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी पोर्टल एक ऐसा रास्ता जो किडनी पे पहुंचा दे, और लोअर बॉडी का ब्लड का सीधा किडनी से जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर इज डी। उसके बाद स्टेटमेंट 2 है इन इकोसिस्टम देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सेकंड स्टेटमेंट इकोसिस्टम इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 को हम डिकोड कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में पूछा गया है कि
जो इकोसिस्टम है, देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यस इट इज। जब सन से कोई भी किरणें हमारे पास आएगी विच इज लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम सन टू द प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर। तो उसका मतलब यह है कि जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सन से प्रोड्यूसर में, प्लांट्स में, देन कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर, देयर इज अ नो साइक्लिक बैक। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इकोसिस्टम इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड में क्या है, इकोसिस्टम में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी ट्रांसफर में हर स्टेप पर एनर्जी हीट के रूप में लॉस्ट होती है को फॉलो करता है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो आपको याद रखना है इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी लॉ सबको मानना पड़ता है, इकोसिस्टम को भी मानना पड़ेगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिविस्को इज ट्रू, इट मतलब तो इसका आंसर है इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp। अब होता कैसा है, डिकोड करते हैं। आपको याद रखना है कि फर्स्ट में पूछा गया है ये एक्ट ओनली इन द डार्क, तो ये गलत बात है। तो आपको बोलना है कि जो रिविस्को है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में भी काम करता है, ना कि सिर्फ डार्क ओनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गलत है। इट इज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी बहुत गलत है। तो रिविस्को की जो एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है, हालांकि ऑक्सीजन के साथ नहीं होती, जिसे फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो तीसरे में पूछा गया है कि इट इज एंजाइम इन्वॉल्व द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे कि जो वाटर स्प्लिटिंग है PS2 से रिलीज होता है, रिविस्को का इसका कोई लेन देन नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, डी। तो आप बोलोगे इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp, मतलब रिविस्कुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज पहला एंजाइम केल्विन साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को RuBp से बाइंड कराता है। तो आपको याद रखना रिविस्को केल्विन साइकिल का सबसे बड़ा अबंडेंट एंजाइम है जो RuBp प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो किस में कन्वर्ट करता है, 3PGA के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल फॉर द जीन क्लोनिंग। तो आपने याद रखना है कि जो C है, जी जो आपका म्यूटेज है, और D है, C और D, मतलब इसका आंसर है 1 है C और D। ऐसा इसलिए आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या करना होता है, उसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो आपसे पूछा जा सकता है, जो क्या करता है किसी भी DNA को स्पेसिफिक साइट पे कट कर रहा है। और नेक्स्ट में क्या है, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, ये जोड़ने में हेल्प करता है, इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, और ये एसेंशियल फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में हेल्प करता है। पॉलीमरेज जो एम्पलीफिकेशन होता है PCR के अंदर, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, जिससे डबल मेकिंग और जो DNA की एक कॉपी से हजारों कॉपी बनती हैं, तो उसमें हेल्प कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो C और D इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज DNA म्यूटेज, आपको म्यूटेशन नहीं करवानी वहाँ पे, देर इज नो नीड टू बी choose that kind of enzyme. So that's why this enzyme is not essential, or this enzyme is not essential for a cloning also. So there's another जो example है, this is a DNA recombinase. It is also not essential for the cloning. It is और ये हेल्प किस में कर रहा है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम, बट बेसिक क्लोनिंग में इसकी जरूरत नहीं होती। तो राइट आंसर इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA लाइगेज एंड पॉलीमरेज, AB इज द राइट आंसर, और C इज नॉट, D इज नॉट द राइट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको प्लांट ग्रोथ जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको बताना है, तो उसको डिकोड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको पहले पूछा गया है कि पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सीजन, तो ये बात सही है बिल्कुल। ऑक्सीजन और जिब्रालिन पार्थिनोकार्पी को, मतलब सीडलेस जो फ्रूट बनते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होता है, उनको इंड्यूस कर सकते हैं, इट इज अ राइट आंसर। सेकंड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व द प्रमोशन एज वेल इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन और जिब्रालिन को आप प्रमोटिव यूज कर सकते हैं, जबकि ABA और इथाइलिन को एज अ इनहिबिटरी आपको यूज कर सकते हो। उसके बाद है डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द री डिफरेंशिएशन, सही है। पहले मैच्योर सेल डी डिफरेंशिएट होकर मेरिस्टेमेटिक में चेंज होंगे, फिर री डिफरेंशिएटेड होकर नए स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाएंगे, और लास्ट में उसके बाद एब्सिसिक एसिड इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, नो। जो प्रमोटर है तो आप बोलोगे नहीं, ABA जो है वो एक ग्रोथ इनहिबिटर है। इसी वजह से जो ठंड जब स्टार्ट होती हैं तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो कम होता चला जाता है, तो ये वाला हार्मोन रिलीज हो जाता है।
और लास्ट में है एपिकल डोमिनेंस प्रपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। गलत बात है, एपिकल डोमिनेंस सप्रेस द लेटरल बड, वो तो और भी सप्रेस कर रहा है, कंट्रोल बाय ऑक्सीजन और साइटोकाइनेज ओवरकम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉग रेस्पायर इन द वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी, ऑन द लैंड द स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स, चूज द राइट आंसर, कि क्या इसका राइट आंसर है। तो आंसर इज 2। आपने याद रखना है कि इन फ्रॉग रेस्पायर मेनली थ्रू द स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आल्सो प्लस विद द बक्कोफेरेंजियल कैविटी, एंड ऑन द लैंड द फ्रॉग रेस्पायर बाय द स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड लंग्स। तो राइट आंसर इज सेकंड। एंड लास्ट में है कि जो ट्विंस आर बोर्न इन द फैमिली नेक्स्ट डोर टू यू, ट्विंस आर बॉय एंड गर्ल, इट इज फॉलोइंग द ट्रू। तो ये फैटर्नल है। देखो होता क्या है यहाँ पर, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एग आया, एग जब आएगा कुछ स्पर्म यहाँ जाएंगे, कुछ स्पर्म यहाँ पे जाएंगे। तो जब एग यहाँ पे आके जुड़ेगा तो वो एक ही बेबी को कंसीव कर रही है। बट बाई चांस क्या होगा, दोनों एग इधर की तरफ आ गए हैं, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। होता क्या है, दोनों स्पर्म एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो अब क्या होगा, जो हमें नहीं पता स्पर्म कौन सी स्पर्म इधर जा रही है, कौन सी स्पर्म उधर जा रही है। तो ये फैटर्नल ट्विंस है। मतलब अब जो बच्चे पैदा होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के पैदा होंगे या फिर एक लड़का या लड़की होंगी। तो ये फैटर्नल ट्विंस के एग्जांपल हैं। अगर मैटरनल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ही एग होता है, एक ही स्पर्म होती है। जब एग और स्पर्म जब जाइगोट बना देते हैं तो जब नीचे की तरफ आके जब डिवीजन करता है तो वहां पे अपनी कार्बन कॉपी बना लेता है। अब क्वेश्चन ये है, स्पर्म वही है और एग भी वही है, जब वो कार्बन कॉपी बनाएगा तो जो बच्चे पैदा होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, बट हु बहू उसके जो फीचर्स होंगे वो एक दूसरे से मिलते होंगे क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप भी बिल्कुल सेम है। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो जो डी और ई जो है, एक सेकेंड सॉरी, टाइकोडर्मा, इसका आंसर है सी और डी, 3 इज द राइट आंसर। तो आपने याद रखना है एस्पेराजिलस नाइजर्स किस लिए यूज किया जाता है, सिट्रिक एसिड के लिए, लैक्टोबैसिलस फर्मेंट प्रोडक्ट के लिए, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म ये साइक्लोस्पोरिन ए है जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। जब भी किसी के अंदर हम जैसे कोई अंग डाल रहे हैं, किडनी दे रहे हैं, तो उसकी इम्यूनिटी को पहले वीक किया जाता है। उसको वीक करने के लिए आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हो। वो किससे निकाल रहे हैं, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से निकाल रहे हो। बट दिस इज नॉट द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी विच इज़ अ यीस्ट, यूनिसेलुलर यीस्ट विच इज़ अ हेल्प इन अ बियर बनाने में, शराब बनाने में, ब्रेड बनाने में यूज होते हैं। तो दीज आर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सो डी इज नॉट द राइट आंसर। एंड लास्ट में है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मेनाई जो स्विस चीज प्रोडक्शन में उपयोग है बट डेयरी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आता है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, आपको हार्मोन्स दिए हुए हैं, उसको आपको फॉलोइंग करना है। तो हम इसको पहले डिकोड कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला है प्रोजेस्ट्रोन, जो कौन बनाएगा, कॉर्पस लूटियम बनाएगा। और कॉर्पस लूटियम कहाँ पे बैठा है, वो ओवरी के अंदर बैठा है। और वो क्या कर रहा है, प्रोजेस्ट्रोन बना रहा है, जो क्या कर रहे हैं, अंदर की जो यूट्रस की जो लेयर है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि जो बच्चा है वो 9 महीने तक लगा रहे। रिलैक्सिन कहाँ से बन रही है, वो ओवरी से बन रही है और जो प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट। मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैरस इंटरमीडिया जो सिक्रीट बाय पैरस इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कैटेकोलामाइंस जो है एड्रिनल मेडुला द्वारा, एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करते हैं एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन। तो आंसर है A4, B2, C1 और D3। और लास्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दो तरह की सिलेक्टेबल मार्कर हैं, डिफरेंशिएट recombinant from the non-recombinant colonies based on their ability to produce color with the chromogenetic substrate. Statement 1 is the blue colored colony they have DNA insert of the plasmid, they have identified the recombinant colonies. Second statement, the colonies without blue color having a DNA insert in the plasmid identify the recombinant colonies. तो उसको डिकोड करते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपसे पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, आपने को बताना है व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग मेथड। तो आपको बताना है द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द लैक जेड जीन, मतलब बीटा ग्लैक्टोसिडेज जीन। इफ देर इज अ नो डीएनए इंसर्ट लैक जेड जो रिमेन फंक्शनल, तो देर इज अ नो ब्रेक डाउन ऑफ एक्स जेल, तो ब्लू कॉलोनीज हमें मिल रही हैं, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर आपने इसके अंदर डीएनए इंसर्ट किया, लैक जेड इज डिस्टर्ब,
कैन नॉट ब्रेक डाउन एक्सजेल, तो व्हाइट कॉलोनी इज हमें मिलेगी, तो वो रिकॉम्बिनेंट। सो ब्लू नॉन है और व्हाइट क्या है, रिकॉम्बिनेंट। तो राइट आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मतलब स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है, इनकरेक्ट क्यों है, कि उसने बोला है कि जो ब्लू कॉलोनी है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, स्टेटमेंट 1, जबकि ये करेक्ट है। व्हाइट कॉलोनीज क्या है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज विद अ डीएनए इंसर्ट। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, डिकोड करते हैं। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन डिस्क्राइब हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो एंड एज इट इज अप्रोच टू द कैरिंग कैपेसिटी, एंड व्हाट इज के स्टैंड फॉर, के स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी, आपको ये याद रखना है। और आर स्टैंड फॉर इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड एन स्टैंड फॉर द पॉपुलेशन साइज। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।